हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? डाउट्स पूछते नहीं हो आप लोग फ़ोन करके। लगता है सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फ़ोन करके ज़रूर डाउट क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और आगे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उनको समझने के लिए इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो टॉपिक क्या है? गॉस लॉ। गॉस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ एक्सप्लेन किया था। ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ फ्लक्स के बारे में। द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस kept in an electric field is number of electric field lines passing normally through that surface. That is called the flux passing through the surface. So student, अगर कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। एक्चुअली में नहीं निकलती है, ये एक इमेजिनेशन है। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज है तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब उसका फ्लक्स कितना है, उसका फॉर्मूला गॉस साइंटिस्ट ने डिराइव किया था। तो आज हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं, उस डेरिवेशन से हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा फॉर्मूला फॉर फ्लक्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस। ओके, सो see here, there is a point charge q. ये एक point charge q है and we want to calculate the flux of this point charge q. So to determine the flux of this point charge q, मतलब ये जो point charge q है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, उसको कहते हैं इस पॉइंट चार्ज का फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे? Taking the point charge q at the center, we have considered a spherical surface of radius small r. आपको फिगर में एक सर्कल दिख रहा है, बट ये सर्कल नहीं है। ये क्या है? ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस है जस्ट लाइक अ फुटबॉल। तो एक फुटबॉल है, स्फेरिकल सरफेस, और उस फुटबॉल के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज q है। फुटबॉल का रेडियस है स्मॉल r, तो वो जो पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फुटबॉल के सरफेस को क्रॉस करेगी, फुटबॉल के सरफेस में से बाहर निकलेगी। ओके, सो वो फुटबॉल के सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती है? दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच पासिस थ्रू द सरफेस ऑफ दैट फुटबॉल, दैट इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ दिस पॉइंट चार्ज q। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो टेकिंग द पॉइंट चार्ज q एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, नाउ व्हाट वी डू? On the surface of this sphere, we have considered a small surface element. आपको ये जो दिख रहा है, ये एक सर्कल जैसा, ठीक है? तो this is what? This is the surface element. Okay. Now, at this point on the surface element, I consider vector r cap. ये वेक्टर आर कैप मैंने लिया। वेक्टर आर कैप क्या है? वेक्टर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये मैं लिखूंगा आर कैप क्या है। अब ये जो सरफेस एलिमेंट है, ये जो एरिया एलिमेंट है, ठीक है, उसका एरिया वेक्टर वो है वेक्टर डेल्टा एस। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस
सरफेस एलिमेंट, ये जो सरफेस एलिमेंट है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एलिमेंट। तो हमने ऑलरेडी फ्लक्स का फॉर्मूला तो डिस्कस किया हुआ है फ्लक्स के टॉपिक में। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। ठीक है, ये डेल्टा फाई क्या है, ये जो एलिमेंट है, ये जो सरफेस एलिमेंट है, उस सरफेस एलिमेंट में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब वो सरफेस एलिमेंट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। अब ये वेक्टर ई क्या है, वेक्टर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, इस पॉइंट चार्ज के वजह से होगा। तो इस सरफेस एलिमेंट का पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो भी r है, क्योंकि स्फीयर है ना, तो रेडियस तो r ही होगा। सो आई राइट द फॉर्मूला फॉर वेक्टर ई। सो सी वेक्टर ई क्या होता है, फॉर्मूला q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर KQ बाय r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कैप। वेक्टर डेल्टा एस इज व्हाट, इट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट। तो वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा एस यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, अगर हम टेक्सटबुक में अगर हम देखते हैं तो टेक्सटबुक के अंदर उन लोगों ने वेक्टर डेल्टा एस को इस तरह से नहीं लिखा हुआ, उन लोगों ने वेक्टर डेल्टा एस को वेक्टर डेल्टा एस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्सटबुक से डिफरेंट कर रहा हूं, अगर वैसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलो मैं टेक्सटबुक के अकॉर्डिंग करता हूं। सो वेक्टर ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, सो वेक्टर ई को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर डेल्टा एस। ठीक है, तो ये डेल्टा फाई क्या है, दिस डेल्टा फाई इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट। ओके, सो यहां पर मैं लिख देता हूं आर कैप। आर कैप क्या है ये लिखना पड़ेगा, आर कैप इज यूनिट वेक्टर along radius from center to surface। समझो स्टूडेंट, ये जो आर कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, रेडियस के अलोंग है। मतलब ये रेडियस है ना, तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है और वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। समझ में आया आपको? ये जो वेक्टर डेल्टा एस है, वेक्टर डेल्टा एस क्या है, वेक्टर डेल्टा एस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस एलिमेंट। तो ये जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस एलिमेंट का, वो सरफेस एलिमेंट को नॉर्मल होता है। ठीक है, ये जो सरफेस एलिमेंट है रेड कलर का, ये वेक्टर डेल्टा एस उस सरफेस एलिमेंट को नॉर्मल होता है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाउ फॉर एनी सरफेस एलिमेंट, कोई भी सरफेस एलिमेंट के लिए, यहां पर हमने ये एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है। सो फॉर एनी सरफेस एलिमेंट, वेक्टर आर एंड वेक्टर डेल्टा एस आर अलोंग सेम डायरेक्शन। कोई भी सरफेस एलिमेंट, ये स्फीयर के सरफेस पर हम कोई भी सरफेस एलिमेंट अगर कंसीडर करेंगे तो उस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो उस सरफेस एलिमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा और उस सरफेस एलिमेंट का
जो एरिया वेक्टर होगा वो दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। आप स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कहीं पर भी ऐसा सरफेस एलिमेंट ले लो, सपोज हमने यहां पर सरफेस एलिमेंट लिया, तो यहां पर जो सरफेस एलिमेंट होगा उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लेंगे, उस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। सो इन शॉर्ट यूनिट वेक्टर आर एंड वेक्टर डेल्टा एस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर एक डॉट है, ये डॉट है ना, ओके। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर r डॉट वेक्टर डेल्टा एस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला यूज करके। वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। सो यूनिट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डेल्टा s का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0। क्यों कॉस 0? क्योंकि यहां पर मैंने आपको समझाया कि यूनिट वेक्टर r एंड वेक्टर डेल्टा s आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। सो डेल्टा फाई इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर r, कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये 1 होगा। वेक्टर डेल्टा s का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा s, और कॉस 0 1 होता है। सो हमने कैलकुलेट किया डेल्टा फाई। तो ये डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल स्फेरिकल सरफेस। पूरी स्फेरिकल सरफेस में से कितना फ्लक्स फाइंड करना है, सिर्फ एक एलिमेंट में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो नहीं कैलकुलेट करना है, पूरे सरफेस में से। क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है ना, उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो तो 3 डायमेंशन में होती है, फील्ड लाइंस तो हर डायरेक्शन में होगी इस तरह से। ठीक है, सो पूरे सरफेस का फ्लक्स हमको फाइंड करना है। अभी हमने फाइंड किया है सिर्फ एक सरफेस एलिमेंट का फ्लक्स। सो फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, तो आई डिनोट दैट बाय फाई। फाई क्या है? पूरे स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स। सो दैट इज समेशन ऑल डेल्टा एस डेल्टा फाई। समेशन करना है किसका? फ्लक्स का ओवर ऑल डेल्टा एस। एक बार समझो, ये जो डेल्टा एस है वो डेल्टा एस क्या है? सिर्फ इस सरफेस एलिमेंट का फ्लक्स। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूरे स्फीयर का फ्लक्स। पूरे स्फीयर में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड करना है। तो ये जो स्फीयर है इसके ऊपर ऐसे जितने भी सरफेस एलिमेंट्स होंगे, हमने तो स्फीयर के ऊपर एक ही सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है ना, तो अगर हम इस स्फीयर के ऊपर ऐसे डिफरेंट सरफेस एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो जितने भी सरफेस एलिमेंट के फ्लक्स होंगे उनको आप ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? पूरे स्फीयर का फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा फाई इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस एलिमेंट एंड summation all delta s delta phi is the addition of flux through all surface element on the surface of the sphere। ठीक है, सो यहां पर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज समेशन ऑल डेल्टा एस। ये डेल्टा फाई की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डेल्टा एस। ओके, so phi is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square is constant। Q upon 4 pi epsilon 0 ये कांस्टेंट है, बराबर। Q तो कांस्टेंट ही है। अगर हम डिफरेंट सरफेस एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो क्या उससे Q थोड़ी चेंज होगा? 4 पाई कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है और स्मॉल r भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो
अगर हम सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो उनका सेंटर से डिस्टेंस तो स्मॉल आर ही रहेगा, तो स्मॉल आर ही कांस्टेंट है। सो हमें एडिशन किसका करना है? हमें एडिशन करना है सभी सरफेस एलिमेंट का। वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ ऑल सरफेस एलिमेंट, ठीक है। तो उसको हमने समेशन में इंक्लूड किया है। ओके, सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ओके, डेल्टा एस, समेशन डेल्टा एस। अब स्टूडेंट आप एक बात समझो, इतना पोर्शन पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। समेशन डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस इज द एरिया, इट इज नॉट एरिया वेक्टर। डेल्टा एस इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट। वी हैव इमेजिन different surface element on the whole spherical surface। तो spherical surface पर जितने भी surface elements हैं, अगर आप उनके एरिया का एडिशन करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? पूरे spherical surface का surface एरिया ही मिलेगा ना। एक बार फिर से, डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस इज द एरिया ऑफ वन सरफेस एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। Summation delta S is the addition of all surface element on the surface of the sphere। तो summation delta S क्या होगा? पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई r रेडियस वाला स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर या तो फिर शेल अंदर से खाली, तो अगर कोई r रेडियस वाली स्फेरिकल बॉडी है तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट, समेशन डेल्टा एस इज द सरफेस एरिया ऑफ ए गिवन स्फेरिकल बॉडी। सो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, फाइनली क्या बचेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बचेगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस फाई? दिस फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि फ्लक्स एक नंबर होता है, ठीक है। फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस। तो ये फाई क्या है एक्चुअली? ये फाई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q। मतलब जैसे अगर आपको Q की वैल्यू दी है कि ये चार्ज 1 कूलम्ब है, ठीक है, आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो पता ही है 8.854185 इंटू 10⁻⁻12। आप सब्स्टिट्यूशन करो, उससे फाई का एक आंसर आएगा, ठीक है, एक नंबर आएगा 10 समथिंग पावर, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो वो जो नंबर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉइंट चार्ज Q में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, ठीक है। So this phi is equal to Q by epsilon 0 is the flux through closed surface, ठीक है। अब इसमें ये जो Q है फॉर्मूला में, वो Q क्या है? Q is charge enclosed by क्लोज्ड सरफेस। सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? और एप्सिलॉन 0 तो आपको पता ही है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, विटी ऑफ वैक्यूम। अब इसके ऊपर से हम गॉस लॉ का एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है गॉस लॉ का स्टेटमेंट? द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू the charge enclosed by the surface to epsilon 0. I write here flux through closed surface is ratio of charge enclosed to एप्सिलॉन 0। आप इसको गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस।
ओके स्टूडेंट, हमने ये फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, वेर क्यू इज चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, ओके तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। अब आगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जनरली वो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट नॉलेज उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो फिर आपको आगे न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ओके सो एक पॉइंट समझो कि यहाँ पर ये Q क्या है, इट इज़ द चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये एक क्लोज सरफेस थी इस तरह की, उसके सेंटर पर एक चार्ज था Q। तो ये सरफेस में से जो फ्लक्स पास होता है दैट इज गिवन एज Q बाय एप्सिलॉन जीरो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ Q इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो मतलब क्या, नो चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस। Q इक्वल टू जीरो, नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। ये जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज जीरो है, ठीक है, देन फाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चार्ज सरफेस के बाहर है, ठीक है, तो भी इस सरफेस में से फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर अगर चार्ज सरफेस के बाहर है तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेगी ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये सरफेस में से पास होगी। आपने तो ऐसा कहा है कि फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो चार्ज अगर सरफेस के बाहर भी है तो भी सरफेस में से फील्ड लाइंस तो पास होगी ही होगी। यस, यू आर राइट। बट यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा फ्लक्स की डेफिनेशन में, कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस क्या होता है, तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि यहाँ पर है कि क्लोज सरफेस है, उसमें फील्ड लाइंस एंटर भी करेगी और फील्ड लाइंस उसमें से बाहर भी निकलेगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये चार्ज यहाँ पर है, तो इस चार्ज के वजह से जो फील्ड लाइंस क्रिएट होगी वो सरफेस के अंदर एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करेगी, ऐसे एंटर करेगी, इस तरह से एंटर करेगी और फिर वो यहाँ से बाहर भी तो निकलेगी। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, number of electric field lines entering the closed surface and number of electric field lines leaving the closed surface is same. So net flux through the closed surface is zero. समझ में आया आपको? तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है and if charge is inside the closed surface then the flux will link with that closed surface. But if the charge is outside the closed surface, no flux will link with that closed surface. ठीक है, इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, अब मैं आपको फ्लक्स का कैलकुलेशन समझाता हूं टेकिंग वन सिचुएशन। ठीक है, टेक्स्ट बुक में एक फिगर दी हुई है, वो फिगर मैं आपको समझाता हूं। सी, देयर इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस। इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, एक सिलेंडर है हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, नाउ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको चार्ज के फॉर्म में नहीं समझाया, मतलब प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमको चार्ज दिया हुआ था, ठीक है, और वो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था। यहाँ पर हमको कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमको सिर्फ बता दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है,
बट यहाँ पर हमको कोई चार्ज नहीं दिया है, यहाँ पर हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और वो कौन से डायरेक्शन में है वो दिया है, ठीक है। सो वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। सो स्टूडेंट, I will consider 3 point, point number 1, point number 2 and point number 3, ऐसे 3 points है, and I want to find the flux passing through this cylinder, flux passing through this closed surface. Okay, so एक बार फिर से situation को समझ लेते हैं। There is a electric field in the right direction and there is a closed surface like a cylinder, एक closed surface है cylinder के form में। You can see that the electric field is along the axis of the cylinder, ये cylinder की axis है, ठीक है। और हमें पूछा है find the flux through the cylinder। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, find flux through cylinder, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको समझना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत ही काम में आने वाला है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट, वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है उसकी मैंने 3 टाइप की सरफेस कंसीडर की है। सिलेंडर की कितनी सरफेस होती है? सिलेंडर की टोटल 3 सरफेस होती है, 2 सर्कुलर सरफेस एट द एंड्स एंड द कर्व सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, ये सरफेस नंबर 3 है, एंड आई वांट टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट फर्स्ट phi1. What is phi1? Flux through circular surface at point 1, ये point 1 पर। तो यहां पर हम फ्लक्स का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? Q बाई एप्सिलॉन 0 तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई चार्ज तो दिया हुआ नहीं है। तो हमें फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस, वो वाला। सो दिस इज वेक्टर डेल्टा एस, एरिया वेक्टर या तो सरफेस वेक्टर ऑफ दिस सरफेस 1। सो फाई 1 इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस, ठीक है। स्टूडेंट, एक बात याद रखो कि कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर, द एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन अ डायरेक्शन कमिंग आउट। मैं आपको एक बात समझाता हूं, जैसे कि ये मेरे पास एक सिलेंडर जैसा है, ठीक है, और ये सरफेस 1 है, ये रही सरफेस 1। तो ये जो सर्कुलर सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा बाहर के डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इन अ डायरेक्शन कमिंग आउट। बिल्कुल, अगर यहाँ पर मैं सर्कुलर सरफेस कंसीडर करता हूँ तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। मतलब आप ऐसा समझो कि ये जो 2 पॉइंट है उसका सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, उसका सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा 2 पॉइंट का, और 1 पॉइंट का इस डायरेक्शन में होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दोनों का सरफेस वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि इस सरफेस का सरफेस वेक्टर बाहर के डायरेक्शन में होगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। इस सरफेस का सरफेस वेक्टर राइट साइड में होगा, वो भी बाहर के डायरेक्शन में होगा। अच्छा, और ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पर ऊपर, उसका सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओके, सो हियर phi1 इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। सो ये होगा ई इंटू डेल्टा एस कॉस 180 डिग्री। क्यों कॉस 180 डिग्री? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट एंड दिस सरफेस वेक्टर इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों ऑपोजिट है, सो इट विल बी कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है? कॉस 180 -1 होता है। सो फाई 1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है। सेम वे फाई 2 क्या है? फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस एट पॉइंट 2। तो वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और सरफेस वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है।
तो यहाँ पर 180 के प्लेस पर 0 आएगा। सो अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिख के समझा देता हूँ E डेल्टा S। इज इट क्लियर? ठीक है। अब फाई 3 क्या है? फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस। तो जो कर्व सरफेस है उसका सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको वो सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर पेन रख के समझाया था। तो वेक्टर E एंड वेक्टर डेल्टा S, देखो ये वेक्टर E की डायरेक्शन है। वेक्टर E एंड वेक्टर डेल्टा S बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पर एंगल कितना आएगा? 180 के प्लेस पर 90 आएगा। ठीक है। और cos 90 क्या होता है? 0 होता है। सो फाई 3 इज इक्वल टू 0 होगा ना यहाँ पर, E इंटू डेल्टा S cos 90. So this is 0. So phi 1 is a flux passing through the circular surface at point 1. Phi 2 is a flux passing through the circular surface at point 2. And phi 3 is a flux passing through the curved surface of the cylinder. So अब हम कैलकुलेट करेंगे phi. What is this phi? Flux through cylindrical surface. सिलिंड्रिकल सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द 3 फ्लक्स, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो अगर आप एडिशन करोगे तो दिस इज माइनस ई डेल्टा एस, ये है प्लस ई डेल्टा एस, और ये है 0। सो दिस इज अगेन 0। तो फ्लक्स क्या आया? 0 आया। ठीक है। तो अगेन जो मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है एंड इफ देर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, यहां पर क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सो इफ देर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द गॉस लॉ। एग्ज़ाम में जनरली ये पॉइंट्स नहीं आते हैं, पर इन पॉइंट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। देखो, हमने जो गॉस लॉ का डेरिवेशन किया उसमें हमने जो सरफेस चूज़ की थी वो किस टाइप की सरफेस थी? स्फेरिकल सरफेस थी ना। और हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। पर अगर सरफेस कैसी भी है, वेदर इट इज़ अ क्यूबिक सरफेस, किसी भी टाइप की सरफेस है, सपोज ऐसी क्लोज सरफेस है, देन ऑल्सो फ्लक्स विल बी सेम। मतलब कि हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें सरफेस ऐसी थी, ठीक है। पर अगर मान लो कि ऐसी सरफेस नहीं है और सरफेस कुछ डिफरेंट शेप की है, क्लोज ही है पर डिफरेंट शेप की है, तो भी उसमें से उतना ही फ्लक्स लिंक करेगा जितनी वो सरफेस में से लिंक कर रहा था। सो हियर इन द गॉस लॉ द शेप ऑफ सरफेस डजंट मैटर। सरफेस के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि हमने जो सरफेस चूज की थी उसका रेडियस स्मॉल आर था। फॉर इन द बिगिनिंग डेरिवेशन में स्मॉल आर था, पर आखिर में तो स्मॉल आर गायब हो गया ना, इसमें कहाँ स्मॉल आर आता है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, कि आप कौन से शेप की क्लोज सरफेस चूज करते हो और कौन से साइज की। शेप और साइज पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अभी हमने जो डेरिवेशन किया उसमें सरफेस के अंदर एक ही चार्ज था, बट मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन है कि देर आर मैनी चार्जेस। दिस इज पॉइंट नंबर 2, देर आर मैनी चार्जेस। कुछ चार्जेस सरफेस के अंदर है और कुछ चार्जेस सरफेस के बाहर है। तो ये जो समेशन क्यू होता है, यहाँ पर क्यू के जगह समेशन क्यू लेना पड़ेगा। ये जो समेशन क्यू होता है दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज बाय द सरफेस। स्टूडेंट, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर तो सिंपल फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। बट अगर एक से ज़्यादा चार्जेस है और उसमें भी कुछ चार्जेस सरफेस के अंदर है, कुछ चार्जेस सरफेस के बाहर है, तो फिर वो सिचुएशन में
Q के प्लेस पर समेशन Q आएगा। समेशन Q क्या है? समेशन Q इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज इन द सरफेस। जो सरफेस के बाहर है उनको तो कंसीडर करना ही नहीं है। सरफेस के बाहर कितने भी चार्ज हो, कोई भी मैग्नीट्यूड के, उससे कोई मतलब नहीं है। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये समेशन Q क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव लो, और फिर उनका सम करो। सम कंसीडरिंग द साइन वी हैव टू कंसीडर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। ओके, दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 4। यहां पर हमने जो सरफेस चूज की फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, वो जो स्फेरिकल सरफेस थी डेरिवेशन में, यहां पर ये सरफेस है, ठीक है। तो दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सरफेस वी चूज फॉर द डेरिवेशन ऑफ द गॉस लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फ्लक्स इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ओके, पॉइंट नंबर 5, गॉस लॉ का यूज क्या है? तो गॉस लॉ इज यूज फॉर द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे ये आने ही वाला है, आगे 4 एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। तो अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, मतलब कोई लाइन के ऊपर चार्ज है, कोई सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर चार्ज है, कोई स्फेरिकल सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ का यूज होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, गॉस लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ। हमने वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया था ना, Q/4πε0r², वो ओरिजिनली कहाँ से आया? कूलम्स लॉ के ऊपर से आया, ठीक है। तो गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जानना जरूरी है, ठीक है।